मैं लाऊंगा शिवाजी को। शैतान का जीता जागता हुआ एक जल्लाद जो अपनी सीमाएं भूल चुका था और निकल चुका था स्वराज के सपनों को छोड़कर। शिवाजी को लाने जा रहे हो? मत जाओ, दगा हो जाएगा। मैं लाऊंगा शिवाजी को। (1630) के दरमियान निजाम शाही कमज़ोर हो गई थी। आदिल शाही में भी बहुत सारे आंतरिक मतभेद थे और कुतुब शाही में भी मुगलों का वर्चस्व बढ़ने लगा था। इसका फायदा शाहजहां ने उठाया और दक्षिण में हमला किया। कुतुब शाह के साथ स्नेह से और आदिल शाह के साथ तह करके और उन्हें साथ लेके निजाम शाही पे हमला करवा दिया। उस वक्त शाहजी महाराज निजाम शाही में थे और उन्होंने मुगलों का कठोरता से प्रतिकार किया। लेकिन मुगल कुतुब शाह और आदिल शाह के सामने वो प्रतिकार ठीक नहीं पाया। निजाम शाही को शाहजहां ने खत्म करके उनके वतनों को मुगलों और आदिल शाही में बांट दिया। उसके बाद शाहजी महाराज ने आदिल शाही में नौकरी करने का फैसला किया और वो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज और मां साहेब को शिवनेरी पर छोड़ के कर्नाटक चले गए। पुणे प्रांत दादोजी कोंडदेव को सौंपा गया। 1647 में दादोजी कोंडदेव जी का निधन हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज पर पुणे प्रांत की जिम्मेदारी आ गई। ऐसे में जैसे हमने देखा कि महाराज ने स्वराज की शपथ ली, दादोजी कोंडदेव से उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण मिला। स्वराज की शपथ लेने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ही साल में यानी कि 1647 में आदिल शाह के तोरना, राजगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़ ये चारों किलों पर आक्रमण करके उन्हें हासिल कर लिया। ऐसे में उन्हें साथ मिला उनके बड़े भाई संभाजी महाराज का। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली के मोरे पे आक्रमण करके सारा प्रदेश जीत लिया। कल्याण भिवंडी जीत के उत्तर कोंकण में अपनी पकड़ बना ली। धीरे धीरे करके महाराज आदिल शाही में घुस रहे थे। हुजूर हुजूर, ये शिवाजी ने कोंकण तक पूरा इलाका कब्जे में कर लिया है। अब लगता है उसका अगला निशाना आदिल शाही है। से रोका जाए शिवाजी को, जरूर उस शाहजी की चाल होगी। उसके उस स्वराज को सपने को अपने बेटों से पूरा करवा रहा है। ये शिवाजी को शांत करने का एक ही इलाज है। मुस्तफा कर्नाटक जाओ और उस शाहजी को कैद करके मेरे सामने लेके आओ। उसके साथ आप बाजी घोरपड़े और अफजल खान तुम जाओ। आदिल शाह के आदेश के अनुसार आदिल शाह ने मुस्तफा खान और बाजी घोरपड़े को कर्नाटक भेज के शाहजी महाराज को बंदी बनवाया। बाद में अफजल खान शाहजी महाराज को बेड़िया पहन के बीजापुर लेके गया। शाहजी, तुम्हारा वो लड़का शिवाजी हमारे किलों पर आक्रमण कर रहा है। उसे बता दो उसका स्वराज का सपना सपना ही रहेगा। तुमने ही उसे कहा होगा, नहीं तो ये छोटा बच्चा किसके दम पर इतना उछल रहा है। उसे रुकवाने के लिए तुम्हें कैद करना जरूरी था। वो लड़का किसका है? मेरा। स्वराज का खौफ मेरे दोनों शेर पूरा करेंगे और इस आदिल शाही के साथ पूरे हिंदुस्तान पर स्वराज का झंडा लहराएंगे। शाहजी महाराज को पता था स्वराज के लिए अभी थोड़ा झुकना ही अच्छा होगा और ये आदिल शाह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। उसे हमें छोड़ना ही होगा। नहीं, शिवाजी तो हमें छोड़ के भाग गया था। उसका और हमारा अब कोई संबंध नहीं और उस स्वराज का भी नहीं। वो जो भी कुछ कर रहा है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये सुन के आदिल शाह चौंक गया। इसमें भी कोई चाल है,
ये समझकर आदिल शाह बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें छोड़ के भाग गया तो क्या, अपने बाप को ऐसे थोड़ी ही मरने देगा। हुजूर, शाहजी कह तो रहा है कि उसका बेटा शिवाजी उसे छोड़ के भाग गया है। उसका और शाहजी का कोई नाता नहीं है। शाहजी ने अपने लिए दक्षिण में कितनी सारी लड़ाई जीत के आदिल शाह का नाम ऊंचा किया है। आप उसे छोड़ दो, नहीं तो हम मराठा सरदारों को अपनी नौकरी छोड़ देनी होगी। मराठा सरदारों में बढ़ता असंतोष देख के आदिल शाह डर गया और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को खत लिखा। उसमें आदिल शाह ने महाराज के सामने शर्त रखी। उसने शाहजी महाराज के बदले में 3 किले मांगे, बंगलोर, कंधारपिंड और कोंढाणा। अपने पिताजी को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसकी ये शर्त मान ली और ये तीनों किले आदिल शाह को सौंप दिए और शर्त के मुताबिक शाहजी महाराज को रिहा कर दिया गया। शाहजी महाराज उसके बाद कर्नाटक वापस चले गए और इसी बीच आदिल शाह की तबीयत बिगड़ने लगी और आदिल शाह की 1656 में मौत हो गई। आदिल शाह की मौत के बाद उसकी बड़ी बेगम ने आदिल शाही को अपने हाथों में लिया। इसका फायदा उठाते शिवाजी महाराज ने फिर से कोंकण में हमला करवा दिया और आदिल शाह के प्रदेश जीतने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज कोंकण में बढ़ता वर्चस्व देख के आदिल शाही में घबराहट फैल गई। बड़ी बेगम के आंखों में अंगार था। वो अपने सरदारों से पूछ रही थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का खौफ इतना था कि कोई सरदार आगे आने के लिए तैयार नहीं था। सब डर के मारे कांप रहे थे। ऐसे में बड़ी बेगम का गुस्सा और बढ़ रहा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कोई सरदार ऊपर देख नहीं रहा था। इतने में एक सरदार उठा, बोला, मैं लाऊंगा शिवा को। सब देखने लगे। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि शिवाजी से पंगा ले। वो था 7 फुट ऊंचा, जिसमें इतनी ताकत थी कि अकेला ही हाथी को उठा के फेंक दे। जो जितना बलशाली था उतना ही क्रूर था। जो आज तक कोई भी लड़ाई हारा नहीं था। जो एक बार लड़ाई पे जाए तो उसकी जीत पहले से ही पक्की थी। वो कोई और नहीं था, वो था क्रूर, कपटी, बलशाली अफजल खान। मैं जाता हूं और लेके आता हूं शिवा को, जिंदा आया मुर्दा। ये सुन के बड़ी बेगम बहुत खुश हुई और अफजल खान ने ये जिम्मेदारी ली क्योंकि उसका वाई का इलाका छत्रपति शिवाजी महाराज ने काबिज कर लिया था। शाहजी महाराज के साथ उसका बैर था। उन्हें कैद करके लाने वाला अफजल खान ही था। और तो और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी महाराज की मृत्यु में अफजल खान का ही हाथ था। अफजल खान की सब भोसले से दुश्मनी थी, इसलिए भोसले घराने को जड़ से खत्म कर देना अफजल खान की चाहत थी। अफजल खान की भोसले घराने से दुश्मनी पहले से ही थी। जब अफजल खान सरदार था तब वे और शाहजी महाराज कर्नाटक में रंदुला खान के नीचे सरदारी करते थे। शाहजी महाराज बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने दक्षिण में अपनी वीरता दिखा के आदिल शाही का झंडा लहराया था, इसलिए रंदुला खान शाहजी महाराज पे खुश थे। इसके चलते रंदुल्ला खान ने शाहजी महाराज को बंगलोर किला भेंट में दिया था। यही बात अफजल खान को जम नहीं रही थी। वे कहता था, ये शाहजी तो काफिर है, फिर रंदुल्ला खान इसको इतनी अहमियत दे रहा है। उस वक्त से अफजल खान और शाहजी महाराज में दुश्मनी थी। बड़ी बेगम खुश हुई थी, लेकिन साथ ही थोड़ी परेशान हो गई। ये शिवाजी तो बहुत ही चालाक है। कभी कौन सा पैतरा डाल दे और अफजल खान को शिकस्त दे दे। नहीं नहीं, हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। हम अफजल खान के साथ बड़े बड़े सरदार और हजारों की फौज दे देते हैं। इससे अफजल खान के इरादे और मजबूत हो जाएंगे और उसका विश्वास बढ़ जाएगा। शुक्रिया बेगम सरकार, आपकी हौसला या अफजाई के लिए। ये जिम्मेदारी तो हमें लेनी ही थी और उसे पूरा भी करेंगे।
इन भोसलों से पुरानी दुश्मनी जो है हमारी। आप बस देखते जाइए ये अफजल खान क्या कमाल करता है। चुटकियों में मचल दूंगा, पानी भी नसीब नहीं होने दूंगा उस सिवा भोसले को। बड़ी बेगम और अफजल खान इस मसलत के बाद फौज को हर तरफ से इकट्ठा करने लगे। शामियाने तैयार किए जाने लगे। घोड़े, हाथी, तोहफे सब तैयार किए जाने लगा। सब तैयार होने के बाद अफजल खान बीजापुर से निकलने लगा। बीजापुर छावनी में बदल गई। अरे क्या वो तामझाम, इतनी बड़ी फौज, 20,000 की फौज, 1200 ऊंट, 65 से ज्यादा हाथी, लगभग 100 बड़ी तोपें, लगभग 500 छोटी तोपें, 300-400 घोड़े। इतनी बड़ी फौज को खाने के लिए लगने वाला सामान, खाना बनाने वाले लोग, कितने सारे नौकर, पालकी उठाने वाले सेवक, ये सब लेके अफजल खान बीजापुर के बीच में से जा रहा था। इतना सारा तामझाम देख के अफजल खान खुशी से पागल हो गया। बड़ी बेगम ने अफजल खान के साथ मातब्बर सरदार दिए थे। अंबरनाथ, याकूब खान, मूसे खान, सिद्दीलाल खान, बाजी घोरपड़े नाइक जी, राजे पांडरे नाइक जी, खराटे, कल्याण जी जाधवराव, शहाजी राजे का चचेरा भाई मंबाजी भोसले, झुंझारराव घाडगे, जीवजी देवकाते, प्रतापराव मोरे, अब्दुल सैयद, सैयद बंडा, अफजल खान का भतीजा रहीम खान, पिलाजी मोहिते, शंकराजी मोहिते, सैफ खान और इसके सिवा बहुत सारे सरदार अफजल खान के फौज में शामिल हो गए। साथ में अफजल खान ने उसका बेटा फाजल खान और दूसरे 2 लड़कों को साथ में लिया। अफजल खान के वकील का पद कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को दिया गया। पूरा बीजापुर हरे रंग में रंग गया। हर तरफ आदिल शाह के हरे झंडे लहराने लगे। बस है इतनी फौज अफजल खान कि और फौज बुला है। रास्ते में जाते जाते जितने भी सिवा के सरदार हैं उन्हें लालच देकर या फिर डरा धमका कर अपने फौज में शामिल कर लो। जब तक फतेह हासिल नहीं हो जाती तब तक मुहिम चालू रखनी है। ये सिवा हार नहीं मानता है तो हर एक पैतरा आजमाओ, जो भी करना पड़े कर लो, लेकिन मुझे सिवा चाहिए। जी नहीं, इतनी फौज में तो मैं पूरा हिंदुस्तान काबिज कर लूं। इस सिवा किस खेत की मूली है। ऐसे जाता हूं और उखाड़ के फेंक देता हूं मराठों के स्वराज्य को। अब आप चिंता छोड़ दे, कुछ ही वक्त में मैं सिवा नहीं तो सिवा का कटा हुआ सर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आदिल शाह सल्तनत की ताकत दिखा दो इन मराठों को। अफजल खान बड़ी बेगम और अली आदिल शाह को मुजरा करके जाने की अनुमति लेता है। इतनी सारी फौज देखने के लिए गांव के सारे लोग रास्ते के दोनों बाजू भीड़ करने लगे। आदिल शाह के सल्तनत से सारे सरदार, घोड़े, ऊंट, हाथी, पालकी सब एक के बाद एक निकल रहे थे। ढोल ताशों से और आदिल शाही सल्तनत के नारों से सर आसमान गरज उठा। बीजापुर से निकलते ही अफजल खान की फौज बस 4-5 मील जाकर रुकी। अफजल खान ने अपनी फौज को रुकने का आदेश दिया। सब दिन भर थक कर शाम में आराम करने लगे। इतनी बड़ी फौज के लिए खाना बनने लगा। अफजल खान अपने शामियाने में आराम कर रहा था। उसका शामियाना जैसे कोई महल ही था। इतने में एक सरदार शामियाने में जाने की कोशिश करता है। रुको रुको, हुजूर आराम कर रहे हैं। हुजूर से कहूँ बहुत जरूरी बात करनी है। बाहर की आवाज अफजल खान सुनता है और कौन है बाहर? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हुजूर हुजूर, हमारे झंडे की हाथी की मौत हो गई। ये रात में क्या मनहूस खबर सुना रहे हो? ये तो बड़ा अपशकुन होता है। अभी तो फौज ने कुछ मील की दूरी ही तय की थी कि हाथी मर गया। ये खबर सारे फौज में फैल गई।
खबर अली आदिल शाह तक पहुंच गई। एक सैनिक एक खबर लेके दरबार में पहुंचता है। ये क्या खबर है? फौज का भरोसा टूटने से पहले कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा अम्मी जान, ये सब बकवास है। आपकी खुशी के लिए मैं अपनी पालकी का हाथी अभी भेज देता हूँ। बादशाह का हाथी भेजा गया। उस हाथी पे अफजल खान ने अपना झंडा चढ़ाया और सैनिकों को आराम करने का हुक्म दे दिया। तब जाके सैनिकों में फिर से जान आई। सब चिंता मुक्त हो गए। सब ने पेट भर के खाना खाया और सो गए। अफजल खान अपने बिस्तर पर लेटे लेटे नए नए पैतरे बनाने लगा, नई तरकीबें सोचने लगा। सिवा को अकेले मारूंगा तो फिर कोई और सिवा पैदा हो जाएगा। उसके सारे स्वराज्य को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ऐसी तबाही मचानी पड़ेगी कि फिर कोई और सिवा पैदा नहीं होना चाहिए। हमारी इतनी दहशत होनी चाहिए कि कोई आदिल शाह की तरफ नजर न उठा पाए। कोई कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। इन मराठों को अपना परिवार बहुत प्यारा होता है। इनके बहन बीबी और बच्चों को सबको काट डालेंगे। इनकी देव देवताओं को उद्ध्वस्त कर देता हूं। सब मंदिर मिट्टी में मिला देता हूं। देखता हूं सिवा को बचाने के लिए इन काफरों का कौन सा भगवान आता है। दूसरे दिन अफजल खान सारे सरदारों को अपने शामियाने में बुलाता है। सरदारों, देखो हम यहां से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन हुजूर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो उस सिवा तक जल्द पहुंच पाएंगे। मूर्ख, बीच में मत बोलो। फिर से बोला तो तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए दंड दिया जाएगा। माफ करो हुजूर। हम उत्तर की ओर जाएंगे। इन काफरों और मराठों के हर एक मंदिर को तोड़ेंगे। अपने भगवान की मूर्तियों को टूटता देख के सिवा चूहा अपने बिल से बाहर निकालकर खुले मैदान में लड़ने के लिए आएगा। फिर देखते हैं कैसे जिंदा रहता है। अफजल खान ने हिंदुओं के सारे मंदिर बर्बाद करने का पैतरा निकाला था। उसे मालूम था जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज सह्याद्री में हैं तब तक उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। और तो और इतनी बड़ी फौज को सह्याद्री में लेके जाना खतरे से खाली नहीं है। अफजल खान बहुत चालाक था। वो अपना हर एक कदम समझदारी से डाल रहा था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसका जिससे पाला पड़ने वाला है वो भी कोई कम चालाक नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने बचपन में माँ साहेब ने श्री कृष्ण की कहानियां सुनाकर बड़ा किया था। वो कृष्ण जिसने अपने दुष्ट मामा का वध किया, जिसने खुद युद्ध न करके पांडवों को जीत दिलाई थी। यही हमारी रणनीति है। सिवा को खुले मैदान में लेके मारना होगा। सब सरदार अफजल खान की ये चाल सुनकर खुश तो होते हैं, लेकिन कुछ सरदार जो मराठा थे वो नाखुश होते हैं। लेकिन अफजल खान के आदेश को स्वीकार करने के सिवाय वो कर भी क्या सकते हैं। अफजल खान अपने रणनीति के मुताबिक उत्तर की ओर चलने लगा। हिंदू देवताओं की मंदिरों को तोड़ना और इसके कारण जब शिवाजी महाराज सह्याद्री से बाहर आएंगे तो उन्हें खुले मैदान में मारना। इसके चलते जो भी मंदिर अफजल खान के रास्ते में आता उसे वो मिट्टी में मिला देता। फिर सामने आया तुलजापुर, भवानी माते का मंदिर। अफजल खान को पता था छत्रपति शिवाजी महाराज की भवानी देवी पे अपार श्रद्धा है। इस मंदिर को मिटाया तो छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर जरूर आएंगे। इसलिए मंदिर तोड़ने के लिए अफजल खान खुद मंदिर में गया। वो सिवा का बच्चा बहुत मानता है तुझे। मैं अफजल खान तेरे सामने खड़ा हूं। दिखा तेरी अजमत, दिखा तेरा चमत्कार। बचा खुद को, बचा सकती है तो। अफजल खान ने बोलते बोलते भवानी माता के मूर्ति पे
अपने तलवार से वार किए और मूर्ति को तोड़ दिया और फिर पूरे मंदिर को मिट्टी में मिला दिया। अफजल खान बहुत खुश हुआ। ऐसे करते उसने विट्ठल मंदिर और बहुत सारे हिंदुओं के पवित्र मंदिरों को भी जमींदोस्त कर दिया। महाराज महाराज, वो अफजल खान हमारे मंदिर तोड़ रहा है। उसने मां भवानी का मंदिर, विट्ठल मंदिर तोड़ दिया। महाराज, आप आदेश दीजिए, अभी हम सब जाते और उस अफजल खान के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जगदम्ब जगदम्ब, नहीं, हम जोश में होश नहीं खो सकते। भवानी माता हम सब के दिल में है, उसे तो कोई नहीं मिटा सकता। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। लेकिन महाराज, अफजल खान यही तो चाहता है, हम सह्याद्री छोड़ के खुले मैदान में उसके साथ युद्ध करें। और ऐसा हुआ तो हमारी हार निश्चित है। ये उसकी रणनीति है। हमें शांति से काम लेना होगा। करने दो उसे जो भी करना है। हमारे आदेश के सिवा कोई कुछ भी नहीं करेगा। जी महाराज, जी महाराज। अफजल खान अपनी फौज के साथ फलटन आ पहुंचा और उसने अपना डेरा वहीं पे डाल दिया। इतना सब करने के बाद, इन काफरों के मंदिर तोड़ने के बाद भी ये सिवा कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्या क्या सुना था सिवा के बारे में? और निकला तो क्या, एक चूहा? एक भी खत नहीं भेजा माफीनामा का, ना कोई फौज भेजी। चुप के बैठा है उस सह्याद्री में। इस चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए कोई और पैतरा सोचना पड़ेगा। रात भर सोचने के बाद अफजल खान के कुरापति दिमाग में एक पैतरा आया। अफजल खान के फौज में बहुत सारे मराठा सरदार थे, और तो और कुछ मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज के रिश्तेदार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के चाचा, साले साहब, ससुर, ये सब अफजल खान के फौज में थे। सैनिकों, जाओ, बजाजी नाइक निम्बालकर को कैद कर लो। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी ही फौज के एक सरदार को कैद करने का आदेश मिला था। सुना नहीं? जी हुजूर, जी हुजूर। बजाजी नाइक निम्बालकर और कोई नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के साले थे, रानी सईबाई के भाई थे। अफजल खान के नई रणनीति के मुताबिक उसे लगा छत्रपति शिवाजी महाराज के रिश्तेदार को ही कैद कर लूंगा तो अपने रिश्तेदार को छुड़वाने के लिए ये सिवा कुछ तो करेगा। अभी तो कुछ करेगा ये सिवा, अपने रिश्तेदार को ऐसे ही थोड़े मरने देगा। छत्रपति शिवाजी महाराज शांति से निर्णय ले रहे थे। उन्होंने अफजल खान को खत भेजने के बजाय उन्होंने गुप्त तरह से अफजल खान के एक और मराठा सरदार नाइक जी पांडरे को खत भेजा। देखो नाइक जी, खान चाचा हमारे रिश्तेदारों को कैद करके मारने का पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे क्या होगा? आप खान साहब को समझाइए। हमारे सब रिश्तेदार वही उनके नीचे काम करते हैं। इसकी वजह से उनके साथ दगाबाजी हो सकती है। नाइक जी पांडरे छत्रपति शिवाजी महाराज का खत पढ़कर परेशान हो गया। उसे लगा छत्रपति शिवाजी महाराज तो सही कह रहे हैं। वो उसी वक्त अफजल खान के शामियाने में जाके पहुंचा। क्या बात है नाइक, इतनी रात? बात ही कुछ ऐसी है हुजूर। मुझे लगता है आपने जो फैसला किया है वो मुझे थोड़ा गलत लगता है। क्या बक रहे हो? कौन सा फैसला? गुस्सा मत करो हुजूर। वो बजाजी नाइक को हाथी के पैर के नीचे मरवाने का। हमारे फौज में बहुत सारे मराठा सरदार हैं और बहुत सारे शिवाजी के रिश्तेदार भी हैं। आपने अगर बजाजी को मरवाया तो सबको लगेगा
कि आज नहीं तो कल हम मरेंगे और सब डर के मारे भाग जाएंगे, नहीं तो दगाबाजी होगी हुजूर। अफजल खान को नाइक जी पांडरी की बात सही लगी। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसे ही उसे पकड़ के छोड़ दिया तो सैनिकों में अलग संदेश जाएगा और सबको लगेगा हमारा सरदार कुछ नहीं करता। अफजल खान ने निम्बालकर को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसकी रिहाई के बदले उसे 2 लाख का दंड दिया। वो दंड भरने के बाद बजाजी नाइक निम्बालकर को छोड़ दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की चालाकी से अपनी हर एक चाल चल रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था अफजल खान अहंकारी है, उसका अहंकार ही उसकी मौत का कारण बनेगा। अफजल खान ने अपना डेरा उठाया और अब वो वाई की तरफ चलने लगा। वाई में आते आते मई का महीना आ गया। जोरदार बारिश होने ही वाली थी। वाई में आते ही उसने अपना डेरा वहीं पे डाल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज उस वक्त राजगढ़ पर थे। वाई में आते ही अफजल खान ने पहले से सोच रखे हुए पैतरों में से अपना पहला पैतरा दल दिया। उसने नाइक जी पांडरे, नाइक जी खराते, कल्याण जी, अशरफ खान, हेलल खान, इन 5 सरदारों को अपने शामियाने में बुलाया। मेरे जाबाज सरदारों, अब आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। शिवा का स्वराज्य यहां से शुरू होता है। उसके स्वराज्य की चारों तरफ छावनियां हैं। उसमें पुणे, सुपे, शिरवल और सासवड़ ये मुख्य छावनियां हैं। वह पे उसके कुछ 100-150 मावले होंगे। आपके साथ में 7,000 की फौज दे रहा हूं। शाम तक ये सब छावनियां हमारे कब्जे में होनी चाहिए। जी हुजूर। योजना के मुताबिक सब सरदार अपने अपने फौज के साथ रवाना हो गए। एक साथ अफजल खान की फौज ने चारों जगह पर हमला बोल दिया। हर जगह पे केवल 100 मावले थे। उन्होंने जमकर प्रतिकार किया, लेकिन इतनी बड़ी फौज के सामने उन्हें शरण आना पड़ा और चारों जगह शाम तक अफजल खान के कब्जे में आ गई। सब सरदार जीत गए थे और आदिल शाह के झंडे हर जगह लहर रहे थे। खबर अफजल खान तक पहुंची तो वो खुश हो गया। अब अफजल खान ने अपना दूसरा पैतरा निकाला। उसने बादशाह सिक्कों के बहुत सारे फरमान अपने साथ लाए थे। उसका दूसरा पैतरा था छत्रपति शिवाजी महाराज के काबिल सरदारों को लालच देके या फिर डरा धमका कर अपने साथ शामिल कर लेना। उसके मुताबिक उसने पहला बादशाही फरमान वाई से 9 मील दूर उतरौनी गांव के मराठा सरदार खंडोजी खोपड़े को भेजा। देखो खंडोजी, हम यहां पर आए हैं शिवा का साम्राज्य खत्म करने। आज नहीं तो कल वो शिवा हमारे हाथों मारा जाएगा। उसका साथ देने में कोई होशियारी नहीं है। आप हमारे फौज के साथ शामिल हो जाओ। हम आपको वतनदार बनाएंगे, आपको बहुत सारा धन देंगे। वतन आपका ही रहेगा, लेकिन हुकूमत बादशाह की होगी। और नहीं तो आपके साथ आपका परिवार को भी खत्म कर देंगे। आप होशियार है, समझदारी से निर्णय लेंगे, वरना उस शिवा के साथ आपकी मौत तय है। इस फरमान को पढ़ के खंडोजी खोपड़े बहुत डर गया। अफजल खान तो कभी हारा नहीं है, शिवा इतनी बड़ी फौज लेके आया है। शिवाजी महाराज बचेंगे नहीं। इससे अच्छा है मैं अफजल खान के फौज में शामिल हो जाता हूं। बचेंगे तो सब कुछ ठीक है, मर जाएंगे तो क्या खाक पाएंगे? नहीं नहीं, मैं अफजल खान के साथ शामिल हो जाता हूं। और खंडोजी खोपड़े अफजल खान को शरण आ गया और उसकी फौज में शामिल हो गया। अफजल खान का सोचा हुआ हर पैतरा काम कर रहा था। शिवाजी महाराज के छावनियों के साथ साथ उनके जाबाज सरदार भी उसके फौज में शामिल हो रहे थे। इससे उसको और हिम्मत आ गई। सुनिए 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 तो जरा।
ये तो शिवाजी को लाने जा रहे हो। मत जाओ, दगा हो जाएगा। मुस्तक, अगर आप हमारी पसंदीदा बेगम ना होती तो आपका भी वही अंजाम करते जो हम अपनी बाकी बेगमों के साथ करने वाले हैं। शैतान का जीता जागता रूप, एक जल्लाद जो अपनी सीमाएं भूल चुका था और निकल चुका था स्वराज के सपनों को चूर चूर करने। जंग में अगर अपनी शिकस्त हुई तो अपनी बेगमों को कोई और छू ना पाए, इसलिए उसने अपनी 63 बेगमों को जिंदा डुबाकर मार डाला और उन सब की कब्रें बीजापुर में एक ही जगह बनाई, हिंदुओं के हौसलों को तोड़ने के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज को मैदानी जंग में उतारने के लिए खान ने हिंदुओं के पवित्र स्थानों को तबाह कर डाला। सैकड़ों मासूमों की जान लेने के बाद और इंसानियत की लाश पर अपना हरा झंडा लहराने के बाद आखिर खान वाई पहुंच गया। अब्बा हुजूर, हम क्यों यहाँ पर रुके हैं? हमारे पास इतनी बड़ी फौज है कि हम वो भी उस शिवाजी पर हमला करके उसे चुटकी में मसल सकते हैं। फिर यहाँ रुकने का क्या मतलब? 12 साल तक मैं वाई का सूबेदार रह चुका हूँ। मुझे यकीन है कि इस मैदानी इलाके में मुझे कोई नहीं हरा सकता, और यही बात उस शिवाजी को भी अच्छे से पता है। उनके मंदिरें तोड़े, उसके लोगों को मारा, उसके वफादारों को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन फिर भी वो शिवाजी अपने बिल से बाहर नहीं निकल रहा, छिप कर बैठा है अपने प्रतापगढ़ पे। तो क्या हुआ? हम प्रतापगढ़ पे हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। प्रतापगढ़ पे फतह हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। उस किले के चारों ओर घना जंगल है, जिस पे बड़ी फौज और तोहफे ले जाना नामुमकिन है। उस किले पे जाकर शिवाजी से लड़ना मतलब खुद अपनी मौत को गले लगाना। हमें कैसे भी करके उस शिवाजी को किले से नीचे लाना ही होगा। तो अब आपने क्या सोचा है? सुना है कि काफी होशियार है ये शिवाजी। अब वक्त आ गया है कि उसी शिवाजी को उसी की होशियारी का फायदा उठाकर मारा जाए। राजे, देखते देखते खान वाई तक आ गए हैं। वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। खान से लड़ने के लिए आपने क्या रणनीति सोची? पंता जी, युद्ध सिर्फ बल से नहीं बल्कि युक्ति से लड़ा जाता है। हमारा शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और खान की कमजोरी है उसका घमंड, उसका अहंकार। उसे लगता है कि हम उससे डर कर यहाँ छिप कर बैठे, पर असल में वो ये नहीं जानता कि ये हमारी एक चाल का हिस्सा है। और जब तक बात है इस किले की, तो पंत प्रतापगढ़ है ये। ज्याचे गडदुर्ग आहेत इतिहासाची खरी शान, जपण्या आपला हा स्वाभिमान, करूया असे शिवकार्य जे देईल गडदुर्गांना नवसंजीवनी व प्राण। करून संपर्क आम्हाला घरी आणावी गडदुर्गांना समर्पित अगरबत्तीला, ज्याचा ठराविक निधी जातो गडकोटांच्या स्वच्छता, संवर्धन आणि संरक्षणाला। जय शिवराय। अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंकवर संपर्क करा। लगभग आधे कोस जितनी ऊंचाई के इस किले को जीतना इतना आसान नहीं है। पूरब की ओर महाबलेश्वर के ऊंचे पठार, पश्चिम की ओर कोयना का उतरता हुआ धरातल इस किले की रचना को विशिष्ट बनाता है। आसपास के जावली के जंगल से यहाँ आने से पहले खान की सेना को जंगली जानवरों का सामना करना पड़ेगा। और कोयना की घाटी को भूलिएगा मत। एक बार अगर खान की सेना उस घाटी में फंस गई तो महीने लग जाएंगे उसे वहां से बाहर निकालने में। खान को अपना खेल खेलने दीजिए। जब सही वक्त आएगा
तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हुजूर, आपने याद किया? हाँ, हम चाहते हैं कि आप उस शिवाजी के पास हमारा एक पैगाम लेके जाए। पैगाम? कैसा पैगाम हुजूर? संधि का पैगाम। हम उस शिवाजी को संधि के लिए वाई बुला रहे हैं, जिससे हमारे बीच की जंग खत्म हो जाए और वो डरपोक शिवाजी आदिल शाही के सामने झुककर अपनी जान बचा सके। संधि तो बस एक बहाना है। बस एक बार वो डरपोक शिवाजी मेरे सामने आ जाए तो उसे मारकर उसका कटा हुआ सिर बड़ी बेगम को तोहफे में दे दूंगा। महाराज अपने कमरे में कुछ सोचते हुए टहल रहे हैं कि तभी एक सैनिक उनके पास आता है और मुजरा करता है। महाराज, वाई से कृष्णा जी भास्कर आए हैं और आपने साथ एक पैगाम लाए हैं। आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें आदरपूर्वक अंदर लाया जाए। को एक ऐसे कमरे में बुलाते हैं जहां पर माता भवानी की एक मूर्ति है। कृष्णा जी आकर महाराज को मुजरा करते हैं। ये कृष्णा जी, बैठिए। और जैसे ही वो माता भवानी की मूर्ति देखते हैं वो सहम जाते हैं। कहिए कृष्णा जी, कैसे आना किया? आपके लिए एक संदेश लाया हूँ राजे, पढ़कर सुनाने की आज्ञा चाहता हूँ। अवश्य। शिवाजी, तुम्हारे वालिद शाहजी और हम अच्छे दोस्त हैं। तुम हमें हमारे लड़के के समान हो और हम अपने बेटे से लड़ना नहीं चाहते और उस पर हमला करके उसे मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। इस जंग में कई हजारों लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि हम आपस में संधि कर ले। तुमने अब जिस तरह से कई किलों पर कब्जा करके अपनी रियासत बढ़ाई है, उसे हजरत बादशाह काफ़ी नाराज़ है। आदिल शाही के सामने झुक जाओ और अपने सभी किले हमें सौंप दो और बदले में हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और कुछ इलाकों की जहांगीरें भी तुम्हें सौंप देंगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ जाओ। कृष्णा जी, आपको पता ही होगा कि खान ने हमारे इष्ट देवताओं के मंदिर के साथ क्या किया है। आई भवानी को चुनौती देकर तुलजापुर के मंदिर को तबाह कर दिया। आप स्वयं एक ब्राह्मण हैं और एक ब्राह्मण होके भी आप ये सब कैसे सहन कर सकते हो? क्या आप अपनी धर्म की रक्षा नहीं करना चाहते? आप हमें हमारे चाचा के समान हैं। कृपया हमें बताइए कि खान की असली मंशा क्या है। क्या वो सच में संधि करना चाहता है? माफ़ कीजिएगा राजे, मैं तो बस एक दूत हूँ और इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। बस इतना कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी अफजल खान ने ऐसे ही एक संधि के बहाने कई राजाओं की हत्या कर दी है। 1639 में अफजल खान ने राजा कस्तूरी रंगा की हत्या भी इसी तरह की थी, संधि के लिए बुला के। आपके फैसले का इंतज़ार रहेगा राजे, जाने की आज्ञा दीजिए। शिवबा, 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 अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत धर्म के हाथों ही होता है। जब जब कोई असुर अपनी मर्यादा भूल जाता है, तब तब उसका पतन होना अनिवार्य है। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। विजयी भव। इधर कृष्णा जी भास्कर ने अफजल खान का पैगाम महाराज को सुनाया था। अब बस इंतजार था तो महाराज के जवाब का। कृष्णा जी भास्कर अभी भी प्रतापगढ़ में ही रुके हुए थे। कृष्णा जी से पैगाम सुनने के बाद महाराज ने तुरंत अष्टप्रधान बैठक बुलाई। इस बैठक में महाराज के सबसे वफादार और सबसे बहादुर लोग शामिल थे। पंताजी गोपीनाथ बोकिल, मोरोपंत पेंगड़े, शामराज पंत रांजड़ेकर, रघुनाथ पंत अत्रे
रघुनाथ बल्ला कोरडे, नारोपंत और सोनोपंत, इन विशिष्ट लोगों का एक अष्टप्रधान बैठक में समावेश था। मैदान में खान से युद्ध करना मतलब स्वयं मृत्यु का आह्वान करना। खान युद्ध कला में पारंगत तो है, लेकिन साथ ही में उससे वाई का हर एक कोना ज्ञात है। वाई में खान हमें बड़ी आसानी से हरा देगा। राजे, आपके लिए और इस स्वराज के लिए हम जान दे देंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और खुद बलिदान दे देंगे। आप बस हमें आज्ञा दीजिए। नहीं नरोपंत, खान यही चाहता है कि हम उससे युद्ध करें, और अगर हमने ऐसा किया तो वो अपनी योजना में सफल हो जाएगा। हम उससे युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि हम उसी के अहंकार का फायदा उठाकर उसी की चाल से उसे हराएंगे। लेकिन राजे, क्या आपको सच में लगता है कि खान संधि करेगा? 1657 में खान ने अपने ही विश्वासु मित्र बीजापुर के प्रधान मोहम्मद खान को संधि के बहाने ही मौत के घाट उतारा था, और मोहम्मद खान अकेला नहीं है जिसे अफजल खान ने संधि के बहाने छल से मारा हो। खान हमें नहीं मार पाएगा काका। हमारे साथ स्वयं आई भवानी है। हमें स्वयं आदि शक्ति आई भवानी का दृष्टांत हुआ था। विजय हमारी ही होगी काका, और वैसे भी हम समस्या से भाग नहीं सकते। हमें खान का सामना करना ही होगा। माता भवानी की दृष्टांत की बात सुनकर सभी मंत्री खुश हो गए और उनमें एक नया जोश जाग उठा। अब भला जिसके साथ स्वयं आई भवानी हो, उसे कौन हरा सकता है? सभी ने महाराज की बनाई हुई योजना में हामी भरी और अगले ही दिन महाराज और उनके वकील पंताजी कृष्णा जी के पास आए। कृष्णा जी, आपने हमें जो पैगाम दिया, हमने उसके बारे में बहुत सोचा, और हम अफजल खान से सहमत है। वो हमारे पिता के मित्र है, और सच कहूँ तो वो हमें पिता के समान ही है। सच तो यह है, हम उनसे काफी डरते हैं और उनका सामना युद्ध में नहीं करना चाहते। हम संधि के लिए तैयार हैं, और हम खान से मिलने के लिए भी तैयार हैं। बस हमारी 2 शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? भेंट की जगह हम स्वयं निश्चित करेंगे, और जब भेंट होगी तब हम और खान दोनों अपने साथ सिर्फ 3 लोग लेकर आएंगे। उन 3 लोगों को छोड़कर हम दोनों अपने साथ 10 अंगरक्षक भी लाएंगे, जो एक निर्धारित जगह पे खड़े रहेंगे। कृष्णा जी ने काफी कोशिश की कि महाराज संधि के लिए वाई आए, लेकिन महाराज माने नहीं। उन्होंने जैसे तैसे कृष्णा जी को मना लिया और सह सम्मान कुछ भेंट देकर वापस वाई भेज दिया। इस बार कृष्णा जी के साथ पंताजी गोपीनाथ भी वाई के लिए निकल पड़ते हैं। स्वराज्याचे गडदुर्ग आहेत इतिहासाची खरी शान. जपण्या आपला हा स्वाभिमान. करूया असे शिवकार्य जे देईल गडदुर्गांना नवसंजीवनी व प्राण. करून संपर्क आम्हाला घरी आणावी गडदुर्गांना समर्पित अगरबत्तीला, ज्याचा ठराविक निधी जातो गडकोटांच्या स्वच्छता, संवर्धन आणि संरक्षणाला. जय शिवराय. अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंकवर संपर्क करा. पंताजी काका, कल आप कृष्णा जी के साथ वाई जाएंगे हमारे वकील बनकर। आप वहाँ हमारा संदेश लेके तो जाएंगे, लेकिन आपका वहाँ जाने का उद्देश्य कुछ और ही होगा। वहाँ आप खान की सेना की जांच करेंगे, उनकी सभी चालों के बारे में पता लगाएंगे। उन्हें चाहे तो लालच दीजिए, लेकिन ये पता लगाइए कि इस संधि के पीछे खान की असली मंशा क्या है। कुछ ही दिनों में कृष्णा जी और पंताजी वाई पहुंचे। वहां पे अफजल खान का खेमा देखकर तो पंताजी हैरान ही रह गए। किसी भी चीज की कमी नहीं थी उस खेमे में। हर तरह की शौक की चीजें, खाने की चीजें, औरतें और नायाब हीरों से सजा हुआ वो खेमा किसी महल से कम नहीं था। कृष्णा जी और पंताजी खान के पास पहुंचे। कृष्णा जी भास्कर खान के पास गए और उन्हें प्रतापगढ़ पे हुई सभी बातें खान को बताई। महाराज ने कही हुई बातें भी उन्होंने खान को बताई। खान बहुत खुश हुआ और उसका घमंड और बढ़ गया। शिवाजी तो काफी डरपोक है और इतने में ही उसने अपनी शिकस्त कबूल कर ली। यह सोचकर खान मन ही मन में खुश था। डरपोक शिवाजी,
काफी किस्से सुने थे इसकी बहादुरी के, लेकिन इस अफजल के सामने उसकी सारी बहादुरी खत्म हो गई। सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से वो संधि के लिए मान जाएगा। उधर खान अपने अहंकार में डूबा था और यहां पंताजी गोपीनाथ बारीकी से खान की रणनीति समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने खान के कुछ सैनिकों को धन का लालच देकर खान के मकसद के बारे में पता करना चाहा। किसी को बताएगा मत, लेकिन ये संधि तो बस बहाना है। हुजूर तो शिवाजी को मारना चाहते हैं। शिवाजी को मिलने के बहाने उसका कत्ल कर देंगे और आदिल शाह में अपने जड़े और मजबूत कर देंगे। ये बात सुनते ही पंताजी के होश उड़ गए। वो बेचैन हो गए कि कब ये बात महाराज को बताएं। इधर खान भी अपनी जिद पे अड़ा था। वो चाहता था कि महाराज उससे वाई में मिले। वहाँ आपकी सेना के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। हुजूर, हमारे राजे आपसे काफ़ी भयभीत हुए हैं। वो आपसे यहाँ मिलने नहीं आना चाहते। उन्होंने आपके और आपकी सारी की सारी फौज को जावली को आने कहा है। वहाँ आपकी सेना के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। ये शिवाजी काफी चालाक है। अभी सही मौका है उससे मिलने का और उसे खत्म करने का। अगर अभी उससे नहीं मिला तो हो सकता है वो घाटे में आके कहीं और भाग जाए, और अगर वो यहां से भाग गया तो मुझे वापस अपनी फौज के साथ उसका पीछा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं उसी की जगह जाके उसे मार डालूं। वैसे भी अगर आवाम ये सुनेगी कि शिवाजी को बुलाने पर भी मैं वहां नहीं गया तो सब मुझे कायर समझेंगे। ठीक है, हमें शिवाजी की शर्तें मंजूर हैं। महाराज, मैं भोर का देशमुख आपके सामने समर्पण करता हूँ। खान ने मुझे डरा धमकाकर अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं और मेरे 5 पुत्र जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। क्षमा सवीरा जी, पर पंताजी राव वाई से आ चुके हैं और आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। पंताजी गोपीनाथ महाराज को वाई में हुई सब बातें बताते हैं और खान के असली मकसद के बारे में भी बताते हैं। जैसे ही महाराज को यह पता चलता है कि खान उनसे मिलने आ रहा है, वो तुरंत तैयारी में लग जाते हैं और खान के खिलाफ रणनीति बनाते हैं। संधि के लिए प्रतापगढ़ के नीचे वाली चोटी को चुना जाता है। उस घाटी से बच के निकलना खान की सेना के लिए नामुमकिन था, इसीलिए उस घाटी को चुना जाता है। एक बार अगर कोई उस घाटी में फंस गया तो वो बाहर की दुनिया से जुड़ भी नहीं पाता और फंसे हुए आदमी को खुद बाहर निकलने में कई दिन लग जाते। ये उस जगह की खासियत थी। अपनी रणनीति के लिए महाराज 4 भाग में अपनी योजना रचते हैं। पहले भाग में नेताजी पालकर अंबेनली घाट के पास मौजूद रहेंगे। दूसरे भाग में मोरूपंत पेंगड़े पार घाट के दरार पे खड़े रहेंगे। तीसरे भाग में कान्होजी जेदे पार छावनी के जंगलों में मौजूद रहेंगे और चौथे भाग में शिकिमकर बोचेघोल के इलाके में मौजूद रहेंगे। महाराज ने सभी को यह बता दिया था कि जैसे ही तोफ का इशारा होगा, ये सब मिलकर खान की सेना पर टूट पड़ेंगे। खान को अपनी पूरी सेना के साथ जावली बुलाने का मकसद यही था कि वक्त आने पे उसकी सारी सेना को वहां मार दिया जाए। अब वक्त काफी कम था। अफजल खान महाराज से मिलने के लिए काफी बेसब्र था। तभी खान के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसका यकीन डगमगाने लगता है। कौन है ये काफिर और इसे यहां क्यों ले आए हो? हुजूर, हमारे खाने के गोदाम से ये नामाकुल चोरी करते हुए पकड़ा गया है। क्यों रे, हमारी गोदाम में चोरी करने की जरूरत भी कैसे की तूने? माफ कीजिए हुजूर,
गलती हो गई, कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, वापस ऐसा नहीं होगा। ले जाओ इसे और उसके दोनों हाथ काट दो। मूर्ख, तू अपनी मर्यादा भूल चुका है। एक शस्त्रहीन बूढ़े आदमी को सजा दे रहा है। ईश्वर से डर। ईश्वर? कौन सा ईश्वर? वो जिसे मैंने अपने हाथों से मचल डाला, या वो जिसके मंदिर मैंने तबाह किए? तेरा ईश्वर खुद को बचा नहीं पाया तो मुझे क्या मारेगा? बड़ा घमंड है ना तुझे खुद पर। जल्द ही तेरा ये घमंड टूटेगा। जिस हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके तू हंस रहा है ना, एक दिन उसी हिंदू के हाथों तू बेरहमी से मारा जाएगा। बज़ात। अब्बा हुजूर, आखिर वो दिन आ ही गया जब आप उस नामकुल शिवाजी को खत्म कर देंगे। इतने दिनों से आपने जो सपना देखा, आखिरकार आज वो पूरा होगा। ये बदलती हुई वायु की गति और इस गगन का ठहराव, ये दर्शा रहा है कि कोई विशिष्ट घटना होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जो भारतवर्ष के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। हे ईश्वर, अपनी संतानों की रक्षा करना। 10 नवंबर 1659, एक ऐसा दिन जिसने इतिहास में एक ऐसी छाप छोड़ी कि उसके निशान आज 350 साल बाद भी हर भारतीय के दिल में मौजूद है। आखिरकार वो दिन आ ही गया था, महाराज और खान की भेंट का। भेंट होने वाली थी धर्म के अधर्म से, भेंट होने वाली थी दुराचार के सदाचार से, भेंट होने वाली थी अहंकार के समर्पण से। अफजल खान अपने साथ 1000 सैनिकों के सेना लेकर उस शामियाने की तरफ निकल पड़ा था जहां उसकी भेंट महाराज से होने वाली थी। कुछ अंतर तय करने के बाद महाराज के वकील पंताजी गोपीनाथ खान से मिले और कहने लगे, हुजूर, शायद आप भूल रहे हो कि शर्त के मुताबिक आप अपने साथ 3 ही लोग ला सकते हो और 10 अंगरक्षक जो शामियाने की कुछ दूरी पर खड़े रहेंगे। अगर आप इतनी बड़ी सेना के साथ वहां जाएंगे तो हमारे राजा आपसे मिलने नहीं आएंगे। पंताजी की बात सुनकर खान ने अपनी सेना को वही छोड़ दिया और अपने साथ 3 लोगों को लेकर आगे बढ़ा। खान के साथ थे उनके वकील कृष्णाजी भास्कर, अपनी युद्ध कला और अस्मित ताकत से पहचाने जाने वाले अब्दुल सैयद और अपनी होनहार तलवारबाजी से मशहूर सैयद बंडा। ये चारों कुछ ही वक्त में तय की हुई जगह पर पहुंचे। जैसे ही खान उस शामियाने में पहुंचा, वो हैरान रह गया। वो शामियाना किसी महल से कम नहीं था। उस भव्य शामियाने में हर सुविधा मौजूद थी। कई अनमोल रत्न और सुवर्ण जड़ित सिंहासनों को देख यह शिवाजी तो एक दरबान का बेटा है, और फिर भी इसके पास ऐसी नायाब चीज है और इतना सारा धन कैसे? क्रोधित ना हो हुजूर, ये सब आपके लिए ही है। एक बार राज्य और आप संधि कर लें, फिर ये आप अपने साथ ही ले जाएंगे। यह बात सुनकर खान खुश हुआ और महाराज का इंतजार करते हुए सिंहासन पर बैठ गया। महाराज खान से होने वाली भेंट के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुके थे। उन्हें यह पता था कि खान विश्वासघात जरूर करेगा और महाराज को हानि पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए महाराज ने अपने शरीर को संरक्षणों से ढक कर रखा था। उन्होंने अपने शरीर पर लोहे का चिलकट डाला था जिसके ऊपर उन्होंने पोशाक पहनी थी। अपने सिर को लोहे के टोप से ढककर उस पर मंदिल बांधा था। अपने दाएं हाथ में एक बिछुआ छिपाकर एक बाघ नख अपनी उंगलियों में पहना था जो एक तलवार की तरह तेज थी और ऊपर से दिखाई भी नहीं देती थी। महाराज भेंट के लिए तैयार थे। चलता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाइए। अगर इस भेंट में मुझे कुछ हो गया तो पुत्र संभाजी को शासक बनाए और माँ साहेब के निर्देशन में राज्य का संचालन करे, स्वराज्य को आगे बढ़ाए।
और अपनी प्रजा का सदा रक्षण करे। चलता हूँ। यह कह के महाराज अफजल खान से मिलने के लिए निकल पड़े और उनके साथ जिवा महला और संभाजी कावजी भी आए थे। महाराज के साथ 10 अंगरक्षक भी थे, जिनमें कोंडाजी कंक, सूरजी काटके, येसाजी कंक, सिद्ध इब्राहिम और कृष्णाजी गायकवाड़ का भी समावेश था। कुछ ही वक्त में महाराज शामियाने में दाखिल हुए और अचानक रुक गए। अब महाराज और अफजल खान एक दूसरे के सामने खड़े थे। अफजल खान के बाजू में सैयद बंडा खड़ा था। क्या यही शिवाजी है? जी हुजूर। क्या यही खान है? हो राजे। क्या हुआ? शिवाजी आगे क्यों नहीं आ रहे? हुजूर वो क्या है ना कि हमारे राजे सैयद बंडा से डर रहे हैं और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे। कृपया आप उन्हें बाहर भेज दीजिए। अफजल खान सैयद बंडा को इशारा करके बाहर जाने को कहता है, जिसके बाद सैयद बंडा बाहर आ जाता है। अब उस शामियाने में महाराज अफजल खान, कृष्णाजी भास्कर और पंताजी गोपीनाथ मौजूद थे। महाराज आगे बढ़े। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इन जमीन और इन किलों पे अपना हक जमाने की? मुझ पर क्रोध करने के बजाय, मुझे दंडित करने के बजाय आपको तो मुझे सम्मानित करना चाहिए और मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो इन इलाकों में मौजूद लुटेरों और डकैतों का सफाया कर दिया। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और जो किले तुम्हारे पास है उन्हें मेरे हवाले कर दो। क्या आदिल शाही से इस प्रकार का कोई शाही फरमान है कि मैं इन किलों को आपके अधीन कर दूं? आप इस समय खान साहिब की सुरक्षा में है, ये भूलिएगा मत। और सबसे पहले जो आपने किया उसकी माफी मांगिए और उसके बाद जाके किसी शाही फरमान की अपेक्षा कीजिएगा। माफी? अफजल खान से? हम दोनों तो एक ही औहदे के हैं, हम दोनों का कद तो बराबर है। अगर ये सेवक है तो मैं भी सेवक हूं, कैसे माफी मांग सकता हूं? लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को टाल भी नहीं सकता। सही कहा, लेकिन उससे पहले आओ शिवाजी, आओ हमारे गले लग जाओ, आओ। दगा। खान की आवाज सुनते ही सैयद बंडा और महाराज के वफादार अंदर आए। सैयद बंडा ने महाराज के सिर पर 2 बार वार किया। महाराज के सिर पर रखे हुए लोहे के संरक्षण की वजह से उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची। वैसे ही जिवा महला ने सैयद के हाथ पर वार करके उसका हाथ काट दिया। सैयद जोरों से दर्द से चिल्ला रहा था। इधर अफजल खान के सैनिक अफजल खान को उठाकर ले जा रहे थे। मूर्ख, बड़ा घमंड है ना तुझे खुद पर। जल्दी ही तेरा ये घमंड टूटेगा। जिस हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके तू हंस रहा है ना, एक दिन उसी हिंदू के हाथों तू बेरहमी से मारा जाएगा। शामियाने के बाहर महाराज और खान के सैनिकों में युद्ध शुरू हो गया था। महाराज शामियाने से बाहर निकल कर आए। उतने में ही कृष्णाजी भास्कर ने तलवार से महाराज पर हमला किया। कृष्णा जी, आप एक ब्राह्मण हो और आपकी हत्या करके मैं ब्रह्म हत्या का पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। कृष्णा जी, मुझे आप पर वार करने के लिए मजबूर मत कीजिए। शामियाने के बाहर एक छोटी जंग ही छिड़ गई थी।
महाराज के मावले खान के सैनिकों पर आग की तरह बरसे। ना जाने कितने सिर कटे और कितने सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। महाराज के मावलों ने खान के सैनिकों को जान बचाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया। महाराज अपनी आगे की रणनीति के लिए निकलते ही देखते हैं कि संभाजी काऊजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इधर अफजल खान के कुछ सैनिक उसे उठाकर ले ही जा रहे थे, लेकिन तभी शंभूजी काऊजी अपने धारदार पट्टे से उन सैनिकों के पैर काट देते हैं और अफजल खान का सिर कलम कर देते हैं। संभाजी काऊजी अफजल खान का कटा हुआ सिर लेकर आते हैं। यह देखकर महाराज गुस्से में कावजी से कहते हैं, क्या जरूरत थी? यह हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं था, कुछ हो जाता तो। इधर महाराज अपनी सेना को इशारा करके प्रतापगढ़ के लिए निकले। इधर प्रतापगढ़ पे जैसे ही ये खबर पहुंची, फौरन तोफ का इशारा हो गया और इस इशारे के तुरंत बाद महाराज ने जो रणनीति बनाई थी उसे सफल करने का वक्त आ गया था। मोरोपंत पिंगड़े ने पारघाट में मौजूद खान के हजारों सैनिकों पर हमला बोल दिया। एक एक मराठा 10-10 खान के सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। हरे भरे जंगलों से भरी वो घाटी कब लहू के लाल रंग में रंग गई थी पता भी नहीं चला। उस जंग में खान के 3000 सैनिक मारे गए और जो कुछ बच गए उन्होंने अपने मुंह में दांत के नीचे घास का तिनका दबाकर समर्पण कर दिया। इधर वाई में खान के सैनिकों को कुछ पता नहीं था। दोपहर का वक्त था और सभी खाना खाने में व्यस्त थे। तभी उनका एक दूत दगा दगा चिल्लाते हुए खेमे में शामिल होता है और अफजल खान की मौत की खबर सबको सुनाता है। लेकिन खान के सैनिकों को ये पता नहीं था कि कान्होजी जेदे और नेतोजी पालकर कब का वाई के छावनी की तरफ बढ़ चुके थे। जब तक खान की सेना अपने बचाव के लिए कुछ करे, उससे पहले खान की सेना पर नेतोजी पालकर टूट पड़ते हैं। खान की सेना बहुत ही बुरी तरह हारने लगती है। उसी वाई के खेमे में मौजूद खान का बेटा फाजल खान प्रतापराव मौर्य के पास आकर उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए धमकाता है। प्रतापराव मौर्य को इस इलाके की अच्छी जानकारी थी। इसी वजह से वो अपने साथ फाजल खान और छोटा रंदुला खान और हुसैन खान को लेकर वाई से भाग जाते हैं। इस जंग की वजह से महाराज को काफ़ी फायदा होता है। अफजल खान ने जमा की हुई सारी संपत्ति और साधन, जिसमें 250 ऊंट, 700 अलग अलग तोहफे, 4000 घोड़े और करीब 10 लाख मुद्राएं, ऐसी कई चीज़ों खान के खेमे से बरामद की जाती है। लेकिन यह जंग यहीं पर खत्म नहीं होती। नेतोजी पालकर लगातार खान की सेना का पीछा कर उनके अलग अलग जहागीरों पर हमला करते हैं। 25 नवंबर को कोल्हापुर, 28 नवंबर को पन्हाड़ा को अपने कब्जे में करने के बाद भी नेतोजी खान की सेना को खदेड़ते हुए बीजापुर के पास तक ले जाते हैं, जिसमें वो कुंडल, कौठे, मीरज, पारगांव, सांगली, रायबाग, तेलसंग और अथनी जैसे कई जगहों पर भगवा लहराते हैं। इधर नेतोजी पश्चिम के भाग में मराठाओं का भगवा फैला रहे थे, तो उधर वीर दारोजी कोंकण में राजापुर, जैतपुर और दाभोले के इलाके अपने कब्जे में कर लेते हैं और इस तरह से स्वराज्य का और विस्तार होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अफजल खान वध सीरीज के अगले भाग देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। इस सीरीज के पहले 3 भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गई लिंक देखिए। कमेंट जय शिवराय लिखना मत भूले। मिलते हैं अगले भाग में जल्द ही।